मैं शिवम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो डाउटनेट में भौतिक विज्ञान में हम क्या पढ़ रहे थे? हम न्यूटन के गति के नियम पढ़ रहे थे। आज लेक्चर नंबर 2। हाँ, बिल्कुल सही आपने समझा है ना। आप मेरे पीछे जैसे एक चलचित्र देख सकते हैं, है ना, एक GIF देख सकते हैं। तो जैसे इसमें एक व्यक्ति एक मोटू और एक पतलू पर बल लगा रहा है एक झूले पर, है ना। तो जो पतलू है उसका त्वरण ज्यादा हो रहा है और जो मोटू है उसका त्वरण कम हो रहा है ना। तो यह कैसे हो रहा है और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक का भार ज्यादा है और एक का भार कम है। तो हम यही समझेंगे आज की क्लास में कि भार और बल में क्या संबंध होता है, त्वरण में क्या संबंध होता है, संवेग में क्या संबंध होता है। वही चीज न्यूटन के गति के दूसरे नियम में आती है। क्लियर है बेटा? चलिए हम क्लास शुरू करते हैं ना। इस चैप्टर में पिछली क्लास में हमने प्रथम नियम देखा था, बल क्या होता है ये समझा था, फिर हमने संवेग क्या होता है यह भी समझा था। अब आज संवेग को ही उठाकर, मतलब संवेग जैसा हमने पढ़ा था उसका ही और उपयोग करते हुए न्यूटन की गति का द्वितीय नियम पढ़ेंगे हम, और साथ ही साथ हम आवेग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आने वाले क्लास में बेटा हम गति का तृतीय नियम पढ़ेंगे और उसके साथ ही साथ मुक्त पिंड आरेख, फिर अभिलंब प्रतिक्रिया बल पढ़ने वाले हैं। और आने वाले क्लासेस में रस्सी में त्वरण, जो मैंने आपको बता दिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना। स्प्रिंग बल पढ़ेंगे, छदम बल पढ़ेंगे, है ना। और इस चैप्टर को खत्म करके आगे घर्षण नामक चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि असल में इसी चैप्टर का एक छोटा सा अंश भी कह सकते थे आप। चलो बेटा, तो हम आज पढ़ेंगे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम और आवेग, और संरक्षण का नियम भी आवेग और द्वितीय नियम पर ही आधारित होता है। तो इसके बारे में भी आज हम जानने वाले बेटा। चलिए, तो बिना समय खराब करे हम शुरू करते हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है ना। हमने पिछली क्लासेस में संवेग के बारे में जान लिया था बेटा। तो द्वितीय नियम क्या कहता है? यह कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी निकाय पर आरोपित बाह्य बल उस निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। मैंने क्या बताया था बेटा? कि संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है, मतलब क्या हुआ? संवेग में परिवर्तन बटा समय। संवेग में परिवर्तन बटा समय क्या होगा? संवेग में परिवर्तन की दर। यह किसी भी पिंड के लिए उस पिंड पर लगने वाले बाह्य बल के बराबर होता है। तो संवेग में, है ना, नियम अनुसार आरोपित बाह्य बल उस निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, तथा यह संवेग में परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है ना, क्या कि संवेग में परिवर्तन किस दिशा में होगा। जैसे मैं बल लगा रहा हूं इस दिशा में, है ना, मान के चलो एक बॉल आई और यहां पर टकराई और टकराकर मैंने इसे बैट से मारा, तो टकराकर बॉल वापस चली गई। तो संवेग में परिवर्तन किस दिशा में हुआ? मैंने बल इस दिशा में लगाया तो संवेग में परिवर्तन भी इस दिशा में होगा। या मान के चलो कि एक दीवार पर मैंने एक बॉल को फेंका था। कल एक एग्जांपल किया था कि अगर एक दीवार पे हमने बॉल को फेंका, बॉल टकराई और टकराकर वापस आई। तो बॉल जब टकराकर वापस आएगी तो उसमें संवेग में परिवर्तन किस दिशा में होगा? दीवार जो है वो बॉल पर इस दिशा में, है ना। दीवार जो है भैया, दीवार कैसा बल लगाएगी? बॉल गई टकराई, तो दीवार ने बल इधर लगाया होगा। तो दीवार ने बल इधर लगाया तो गई टकराई, तो संवेग में परिवर्तन भी इसी दिशा में होगा। इसमें जब हम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करेंगे आई कैप जे कैप लेकर, तो इसमें और बेहतर फील आएगा बेटा। चलो, तो हमें ये तो सर समझ में आया। अब आगे क्या? संवेग में परिवर्तन, देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट सा डिफरेंस मैं बता रहा हूं, है ना। दुनिया में लोगों को, या आपने अभी तक जो भी पढ़ा होगा F=ma पढ़ा होगा, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। फिर से मैं अपने शब्द को दोहरा देना चाहूंगा, F=ma न्यूटन का गति का दूसरा नियम नहीं है ना। यह द्वितीय नियम नहीं है। द्वितीय नियम क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो बाह्य बल के बराबर है। तो संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो बेटा वो बाह्य बल के बराबर है। F=dp/dt, है ना। क्या है? dp/dt, है ना। अब इसमें हम एक बार इस पे पीछे जाकर, या सॉरी आगे जाकर थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। F=dp/dt। देखो भैया, थोड़ी बढ़िया बात बता रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब इसमें मेरा साथ देंगे।
अब बल कैसी राशि होती है? बल एक सदिश राशि होती है, हमने बहुत पहले से जाना हुआ है। संवेग भी कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। क्लियर बेटा? चलो, तो संवेग को हम लिख सकते हैं mv। कल ही देखा था, पिछली क्लास में ही देखा था। तो देखो बेटा, यहां पर दो चीजें हैं, एक द्रव्यमान है और एक वेग है। तो हो सकता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान भी बदल सकता है समय के साथ और वेग भी बदल सकता है। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल सर, वेग बदलना कोई बड़ी बात नहीं। मैं बैठा होता, मैंने एक्सेलरेट कर दिया, मैं मान के चलो एक डब्बा रखा होता, मैंने एक डब्बे को हिला दिया या एक डब्बे पे बल लगा दिया या डब्बे को धक्का लगा दिया, तो डब्बे को धक्का जैसे ही लगाएंगे तो वो डब्बा आगे की तरफ गति कर जाएगा। तो डब्बा आगे की तरफ गति कर गया मतलब उस पे बल लगा, मतलब उसकी गति बढ़ गई, गति हुई मतलब उसका वेग बढ़ गया, लेकिन उसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं हुआ था। तो द्रव्यमान कैसे परिवर्तित हो सकता है? देखो बेटा, द्रव्यमान परिवर्तित होने के काफी सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास है। जैसे मान के चलो कि मेरे पास है ना, मेरे पास यहां पर एक बेल्ट है। एक बेल्ट मतलब कि ये यहां पर है ना, यहाँ पे दो घिरनियां लगी हुई है और एक ऐसा बेल्ट है जैसे गोल 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 घूम रहा है, और इस पर ऊपर से मान के चलो कोई पाउडर या कोई द्रव्यमान गिरता जा रहा है। तो गिरता जा रहा है ना, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जब मेटलर्जी पढ़ते हैं कि हमको एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए यहां पर एक पदार्थ को है ना, या हो सकता कोई धातु हो, धातु का मिश्रण हो, है ना, तो उसको हम ऊपर से गिराते हैं और इसको इस बेल्ट पे चलाते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो ये जब बेल्ट पे कोई धातु, हमें उससे आगे क्या और उससे मतलब नहीं है, लेकिन बेल्ट पर अगर कोई पदार्थ गिर रहा है तो बेल्ट पर बल लगेगा। अगर उसे नियत वेग से चलते रहना है तो बेल्ट के जीवन के बारे में सोच। बेल्ट पे पहले सर यहाँ पे द्रव्यमान कम था, अब ये द्रव्यमान गिर रहा है, तो इसका द्रव्यमान बढ़ रहा है। इसका द्रव्यमान यहां से यहां तक जाने पे द्रव्यमान बढ़ गया बेल्ट के ऊपर। ऐसे ही मान के चलो, है ना, ऐसे ही मान के चलो कि हमारे पास जो रॉकेट होता है, रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, देखो ना, तो बहुत सारा धुआं बाहर निकलता है, मतलब बहुत सारी गैस उसमें से बाहर निकलती है। तो क्या होगा? रॉकेट जैसे जैसे ऊपर आ रहा है तो उसमें से गैस बाहर निकल रही है, तो उसका द्रव्यमान कम हो रहा है ना। तो द्रव्यमान परिवर्तित होने से भी संवेग में परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि संवेग दो चीजों से बना है, वेग और द्रव्यमान। या इसके अलावा जैसे मान के चलो हमारे पास एक गाड़ी है ना, एक गाड़ी है, जैसे आपने देखा होगा ना कि कभी कभार रोड पर जो रेत की ट्रक निकलती है ना, या रेत का ट्रॉला निकलता है, तो उसमें से कंटिन्यूअसली हर क्षण रेत गिरती रहती है। तो इसमें भी चक्कर है ना, कि जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ रहा है तो उसमें से रेत, या अगर पानी का टैंकर तो उसमें पानी गिरता जा रहा है। तो अगर पानी ऐसा वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, रियल लाइफ की कंडीशन, लेकिन हम सवालों में कैसा मानेंगे कि नियत दर से पानी बाहर आ रहा है ना, नियत दर से पानी बाहर आ रहा है, तो उसका द्रव्यमान, टैंकर का द्रव्यमान बदलता जा रहा है। ठीक है, या मान के चलो, इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं यार, है ना बेटा। जैसे मान के चलो एक ब्लॉक था, ब्लॉक में मैंने सीधे बल नहीं लगा, मैंने एक पिचकारी ली या एक पाइप लिया जिसमें से पानी एक नियत दर से बाहर आ रहा है और पानी जाकर उसे लग रहा है ना, तो पानी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान हर सेकंड उसको जाकर लगेगा। तो उसके सापेक्ष तो अच्छा, इसका कोई द्रव्यमान आके मार रहा है ना, वो पानी तो नियत वेग से 10 मीटर पर सेकंड से धुम टकरा है ना। जैसे मान के चलो नल में से पानी आ तुम उसके हाथ में चलो तो थोड़ा सा जोर लगता है ना तुम्हें, है ना, यहाँ पर ऐसा लगता है अरे हाँ कोई मार रहा है ना, बल लग रहा है। क्यों लग रहा है ये? क्योंकि वो धक्का लगाने थोड़ी ना आया, नहीं, वो खुद द्रव्यमान तुम्हारे पास आया है ना, और उसमें नियत वेग से वो नीचे गिर रहा था और तुमने नीचे हाथ लगा लिया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट वेग था और तुमने नीचे हाथ लगा लिया, तो वहां पर वो आके टकराया। तो क्या हुआ कि पहले नली में, नली का द्रव्यमान था, नली में पानी था, उसका द्रव्यमान था, फिर उसके बाद में जैसे ही टकराया तो बिखर गया, तो द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ उसका। ठीक है, तो द्रव्यमान में परिवर्तन होने के कारण भी हम बोल सकते हैं कि ये वेग में परिवर्तन संवेग में परिवर्तन होगा, या हम कह सकते हैं कि इससे संवेग में परिवर्तन की दर निकाली जा सकती है और बल बनता है। तो देखो बेटा, इसको हम दो रूप से लिख सकते हैं, है ना। अब अगर दोनों ही परिवर्तित हो रहे हैं तो हमने सीखा है सर कि अगर हमें
देख बढ़िया लेवल पे पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर हमें यहाँ पर गुणन नियम लगाए, है ना, क्या लगाए हम यहाँ पे, गुणन नियम। किसका गुणन नियम लगाए हम हम यहाँ पे गुणन नियम लगाए। किसका गुणन नियम लगाएंगे हम यहाँ पर, हम लगाएंगे यूवी रूल। अरे गुणन नियम अवकलन में पढ़ा था, u इंटू वी। अगर दोनों ही, जैसे u इंटू वी दोनों ही x के t के सापेक्ष परिवर्तित हो, वहां x के सापेक्ष परिवर्तित हो रहे थे, यहाँ t के सापेक्ष, तो m dv बटा dt, मतलब मैंने पहले m को बाहर रखा और v को अवकलित करा, प्लस अब v को बाहर रखूंगा और m को अवकलित करूंगा। तो ये हमारा न्यूटन का गति का दूसरा नियम है वास्तविक रूप में। कैसे रूप में, वास्तविक रूप में। तो वही चीज यहां पे लिखिए बेटा, F बराबर m dv बटा dt प्लस v bm बटा dt, है ना। क्यों, क्योंकि हम चाहे तो यहाँ पर वेग भी परिवर्तित हो सकता है, द्रव्यमान भी परिवर्तित हो सकता है, दोनों भी परिवर्तित हो सकते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड तो हमें कभी नीट में आएगा नहीं, लेकिन हमें ये बात पता होनी चाहिए। चलो भैया बहुत बढ़िया। तो इस चीज को हम व्यापक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, व्यापक रूप कहते हैं इसका। तो अब अगर ये व्यापक रूप है ना, व्यापक रूप है, तो इसमें अब हम क्या क्या सोच सकते हैं। देखो अब दो कंडीशन हो सकती है। पहली वाली कंडीशन जो हमेशा पढ़ते आए हम कि द्रव्यमान नियत है। अगर द्रव्यमान नियत है तो dm बटा dt क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। dm बटा dt अगर शून्य हो गया बेटा, तो यहां पर लिख सकते हैं हम F बराबर m dv बटा dt, और dv बटा dt हमारा त्वरण होता है। dv बटा dt क्या होता है बच्चों, त्वरण। तो F बराबर ma बन गया। क्या बन गया, F बराबर ma। तो क्या तुम्हें ये लगा कि F बराबर ma न्यूटन का गति का नियम है, तो ये नियम है? नहीं सर, इससे बनाया हमने। और इसी से ये भी बन सकता है कि अगर मान के चलो कि किसी का वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, नियत वेग से वस्तु चल रही है लेकिन उसका द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा है ना। जैसे वो बेल्ट था, बेल्ट नियत वेग से चल रहा है, उसके ऊपर आप रेत गिराते जा रहे हो, तो रेत गिराते जा रहे हो मान के चलो, तो फिर रेत या कोई भी धातु या कोई भी पदार्थ गिर रहा है उसके ऊपर, तो उसका वेग में परिवर्तन की दर शून्य होगी। तो यहां से F बराबर लिखेंगे हम v dm बटा dt। ठीक है, तो सर कौन सा सूत्र कब इस्तेमाल करना है, वो सवालों में हमें अभी भी समझ में आने लग जाएगा ना। अभी हम इस पे सवाल प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं, है ना। तो अगर हमारे पास द्रव्यमान नियत है तो हम F बराबर ma सीधे सीधे उपयोग कर सकते हैं, और अगर हमारे पास द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा है और वेग नियत है तो F बराबर v dm बटा dt का उपयोग करने वाले हैं। क्लियर है बेटा। तो ये दो इंपॉर्टेंट सी बातें द्वितीय नियम को लेकर जो हमें बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान होना चाहिए। अच्छा, अब इसी के अलावा न्यूटन के द्वितीय नियम से हम एक बार मात्रक की चर्चा कर लेते हैं। वैसे हमने करी है मात्रक और विमा की चर्चा, लेकिन फिर से एक बार कर लेते हैं छोटे से में। हमें पता है सर कि अगर F का मात्रक हम देखेंगे तो ये क्या होगा, संवेग का मात्रक था मीटर प्रति सेकंड इंटू kg। अरे संवेग क्या था, संवेग क्या है, mv है, तो m का मात्रक kg और v का मात्रक मीटर पर सेकंड बटे में सेकंड। क्यों, संवेग में परिवर्तन बटा समय, है ना बेटा। देख मैंने तो शुरू से ये बताया कि परिवर्तन हो या जैसे संवेग का मात्रक जो होगा वही संवेग में परिवर्तन का भी मात्रक होगा। जो विमा संवेग की होगी वही विमा संवेग में परिवर्तन की भी होगी, है ना। तो उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। तो जगह kg मीटर पर सेकंड बटा सेकंड, तो इसे हम चाहे बेटा तो लिख सकते हैं kg मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, kg मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। यह हमारा बल आएगा। ठीक है, और इसी चीज को हमने क्या बोला था, इसी चीज को लिख सकते हैं हम, यह हमारा बल आएगा। ठीक है, और इसी चीज को हमने क्या बोला था, इसी चीज को हमने सर न्यूटन बाबा बोला था। इसे हम कैपिटल N से चिन्हित करेंगे। साथ ही साथ ये इसका ऐसा ही मात्रक हो गया। अगर मैं CGS मात्रक की बात करूं, CGS, तो CGS क्या होगा, देखो F का CGS मात्रक मीटर की जगह लिखना है सेंटीमीटर प्रति सेकंड और kg की जगह लिखना है ग्राम बटा सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम
बटा सेकंड का वर्ग। और इसी चीज को हमने क्या बोला था, इसी चीज को हमने नाम दिया था डायन। क्या नाम दिया था, डाइन। तो ये डाइन जो है, डायन नहीं है, डाइन है ना। तो ये डाइन जो होगा वो सेंटीमीटर ग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। अगर इनके बीच में संबंध हम इसको पहले ही फर्स्ट चैप्टर में डिराइव कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं बेटा। सेंटीमीटर है ना, तो अब इससे अगर आपको देखना है 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर आएगा, तो कैसे देख सकते हो, आसान सी बात है। 1 न्यूटन जो होगा वो कितने डायन के बराबर होगा, है ना। 1 न्यूटन बाबा कितने डायन के बराबर होंगे, तो 1 न्यूटन मतलब क्या लिख सकते हैं, 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो बेटा, केजी में लिख सकता हूं मैं 1000 ग्राम, मीटर की जगह लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बेटा देखो 1 2 3 4 5 जीरो आ गया, 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। और इस पूरे को हम डायन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, 10 की घात 5 डायन के बराबर हो गया। तो 1 न्यूटन जो होता है वो 10 की घात 5 डायन के बराबर होता है। तो इस दुनिया के सबसे खतरनाक आदमी कौन है भैया बताओ। हाँ, अरे भैया न्यूटन बाबा बहुत खतरनाक है इस दुनिया में। क्यों, क्योंकि 1 न्यूटन 10 की घात 5 डायन के बराबर है ना। 1 न्यूटन 10 की घात 5 डायनों के बराबर है। इतनी सारी डायने मिलकर 1 न्यूटन बाबा बने थे, है ना। तो 1 न्यूटन 10 की घात 5 डायन के बराबर होता है। साथ ही साथ इसकी विमा वगैरह पे भी मैंने आपको चर्चा करा ही दी थी यार। विमा तो एकदम आसान सी बात होती है ना। इसकी विमा तो हमने बहुत बार देख ली, बल्कि विमा MLT-2 M1L1T-2 बल्कि विमा होती है। चाहो तो फिर से निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातों की तरफ, है ना। ये न्यूटन का गति का द्वितीय नियम हमने पढ़ा। अब इसमें और भी क्या इंपॉर्टेंट बातें हमें पता होना चाहिए। देखो बेटा, हम जब भी अब नया सूत्र पढ़ेंगे तो उस सूत्र में हम जो नई बातें पढ़ेंगे और जो पुरानी बातें थी उनको एक बार मेल भी करेंगे, है ना, उनका मिलान भी करेंगे। कैसे सर, देखो बेटा, हमें नीट में 2 चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाएगी, 2 चीजें। क्या क्या, एक ग्राफ से रिलेटेड बातें और दूसरी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। जैसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स मतलब हमें एक मान दे देंगे सूत्र में, जैसा हमने जो सूत्र पढ़े उसमें एक मान दे देंगे, 2 दे देंगे, तीसरा पूछ लेंगे, ठीक है। फिर इसी प्रकार से अनुपात के सवाल बहुत सारे आएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल बहुत सारे हमें पूछ जाएंगे। तो हमें हर एक चीज जब भी हम पढ़े तो उसका ग्राफ जरूर बताकर देखना पड़ेगा। तो एक बार मैं पहले संवेग के ग्राफ बना देता हूं आपको, है ना। संवेग के ग्राफ, तो संवेग क्या होता है भैया, P बराबर mv। तो P बराबर mv का ग्राफ जो बनेगा, देखो बेटा इसमें 2 छोटे छोटे से ग्राफ बना सकता हूं मैं, कि यदि मैंने कहा यदि m नियत है तो क्या बनेगा ग्राफ, जैसे जैसे वेग बढ़ेगा वैसे वैसे संवेग बढ़ता जाएगा। तो P और V, है ना। अब देखो फिर 2-4 टकरा जाएंगे, ओ भैया क्या हो गया जीवन में। अगर किसी ने पूछा कि सर ये कैसे हो रहा है बेटा, तो बहुत गंभीर समस्या है आपके जीवन में, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं, है ना। आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, पुराने लेक्चर्स फिर से देखो और साथ ही साथ जो पुराने क्वेश्चंस है उन्हें प्रैक्टिस करो, वरना आगे चलकर बहुत समस्या है। ये मैं फिजिक्स की समस्या नहीं बोल रहा हूं, मैं जीवन की समस्या बोल रहा हूं। फिजिक्स तो तू नहीं भी पढ़ेगा तो भी आगे जीवन चलेगा, लेकिन जीवन कैसा चलेगा ये तुम पर निर्भर करता है, कैसा चलाना है ना। जीते तो हर कोई है, लेकिन वास्तविक जीवन क्या क्या होता है और किसे कहते हैं वो तुम्हें खुद सोचना है, कि अपना आने वाला भविष्य तुम्हें कैसे निखारना है। तो वही वाली बात है, यहाँ P और V में अगर हम देख, P है ये V है, तो यहाँ पर M तो नियत हो गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P समानुपाती हो गया V के। तो मैं चाहूं तो इसमें एक सरल रेखा बना सकता हूं, P और V का ग्राफ, है ना। क्या हो गया, P और V का ग्राफ क्या हो जाएगा, एक सरल रेखा हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं यहां पर M और V का ग्राफ बनाऊं, है ना, किसका ग्राफ बनाऊं, M और V का, और मैंने बोला कि यहां पर P नियत है, तो क्या कोई मुझे बता सकता है ग्राफ कैसा बनेगा।
हम तो बढ़िया लेवल का पढ़ाएंगे भैया, जिसे पढ़ना हो पढ़ो। P नियत है, P नियत है मतलब क्या होगा, P बराबर mv होता है। तो अगर ये P नियत है बेटा, P नियत है तो m इंटू वी नियत है। P नियत है तो m इंटू वी नियत है। तो अगर m इंटू वी नियत है बेटा, m इंटू वी नियत है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि सर m जो होगा है ना, ये लिख सकता हूं मैं P बटा V बराबर m होगा। या अगर P नियत है तो जो m है वो व्यक्त क्रमानुपाती होगा V के। तो अगर m व्यक्त क्रमानुपाती है V के, तो ये एक यहां पर हाइपरबोला बनेगा। क्लियर है कहानी, है ना। ऐसे ग्राफ हमने पहले भी बहुत बार बनाए हैं, है ना। ये ग्राफ हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ना सीखा था तब हमने ये ग्राफ बना बना के देखे थे कि अगर समानुपाती होता तो ऐसा होता है, व्यक्त क्रमानुपाती होता है तो y और x के बीच में पड़ा था, y इंटू एक्स नियत होता है तो ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। अच्छा, और अब ये तो सब छोटी छोटी सी बात है। अब और इंपॉर्टेंट बात, मान के चलो, है ना, ये तो संवेग के लिए ग्राफ था। अब मैं सेकंड लॉ के लिए ग्राफ बना रहा हूं। सेकंड लॉ के लिए, सेकंड लॉ मतलब द्वितीय नियम के लिए ग्राफ बना रहा हूं। अगर मान के चलो मैंने एक, अगर इस बात का जवाब आप दे सकते हो तो बिल्कुल कमेंट में दीजिए कि मान के चलो अगर मैंने एक P और T के मध्य ग्राफ बनाया, किसके मध्य, संवेग और समय के मध्य ग्राफ बनाया, तो वो ग्राफ से मैं क्या ज्ञात कर सकता हूं। संवेग और समय के मध्य अगर कल को मैं ग्राफ बनाऊं तो उस ग्राफ से क्या ज्ञात कर सकता हूं। बिल्कुल ही सही सोच रहे हो तुम कि सर अगर मान के चलो ग्राफ कुछ ऐसा हुआ तो इस ग्राफ की जो ढाल होगी, हो गई मौज, इस ग्राफ की जो ढाल होगी वो ढाल मुझे क्या देगी, क्या देगी। ढाल मतलब होता है सर, ढाल मतलब क्या होता है, ढाल पता चलता है अवकलन से। तो dp बटा dt, जैसा पिछले चैप्टर में बातें करी थी वैसी ही बातें फिर से कर रहा हूं बेटा, कि अगर dp बटा dt निकालने को कल को कोई तुम्हें बोले, क्या बोले, dp बटा dt, तो dp बटा dt क्या होगा, ये होगा सर pt ग्राफ की ढाल, पीटी ग्राफ की ढाल। और ये पीटी ग्राफ की ढाल है और यहां पर हमें पता है सर dp बटा dt बल होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कि पीटी ग्राफ की जो ढाल होगी वो हमें बल देगी। उड़ गए तोते, यहां पर पीटी ग्राफ की जो ढाल होगी वो हमें बल देगी। ठीक है, तो ऐसा को ग्राफ बनाकर भी पूछा जा सकता है कि बताओ भैया बल कितना है। तो ढाल से, जैसे हमने पुराने क्वेश्चन करे वैसे ही क्वेश्चन यहां पर भी बन सकते हैं, बस एग्जैक्ट जैसे वीटी ग्राफ की ढाल विस्थापन देती थी, एटी ग्राफ की ढाल वेग में परिवर्तन देती थी, सॉरी वेग देती थी, है ना, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सटी ग्राफ में हमने देखा था कि एक्सटी ग्राफ की ढाल वेग देती थी और इसी प्रकार से वीटी ग्राफ की ढाल त्वरण देती थी, है ना। कुछ को तो समझ में भी नहीं आया, सर ने गलत बोल दिया था क्या, अरे dx बटा dt वेग पड़ा था, है ना। तो एक्सटी ग्राफ की ढाल क्या देती थी, वेग देती थी। इसी प्रकार से dv बटा dt त्वरण पड़ा था, तो vt ग्राफ की ढाल क्या देती थी भैया, त्वरण देती थी। तो वैसे ही आज हम पढ़े dp बटा dt जो है वो बल है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं सर कि dp बटा dt जो है वो बल है, मतलब कि dp ग्राफ की ढाल बल देगी। ऐसे ही बेटा इसका उल्टी बात भी हमने पढ़ी थी, क्या देखो ध्यान से, मैं चाहूं तो इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, कैसा लिख सकता हूं सर, एफ डी टी का इंटीग्रेशन बराबर होगा डीपी के, है ना। एकदम आसान सी बात कर रहा हूं मैं, इससे आसान कुछ नहीं है जीवन में। dt को ऊपर ले गया तो एफ डी टी बन गया, तो एफ डी टी जो होगा वो डीपी देगा, है ना। मतलब कि अगर मैंने यहां पर एक एफ टी ग्राफ बनाया, कैसा ग्राफ बनाया, एफ टी ग्राफ बनाया, तो एफ टी ग्राफ का जो क्या भैया, एरिया, हाँ सब बिल्कुल सही समझे, यह है समाकलन। समाकलन मतलब होता है एरिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी मतलब क्या हुआ, इसका क्षेत्रफल, इसका मतलब हुआ क्षेत्रफल, और जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल एफ टी ग्राफ का, एफ टी ग्राफ का क्षेत्रफल मुझे देगा
डीपी मतलब संवेग में परिवर्तन। तो ऐसा कोई भी ग्राफ बना दिया जाए तो यहां पर इसका जो एरिया होगा उससे आप संवेग में परिवर्तन कितना हुआ है यह ज्ञात कर सकते हो। एफटी ग्राफ का क्षेत्रफल संवेग में परिवर्तन देगा। चलो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और ये जितना हमने पढ़ा उस पर आधारित सवाल करना शुरू करते हैं हम। ठीक है, अच्छा एक और छोटी सी बात बता देता हूं। मान के चलो कि अगर कल को तुमको एक संवेग और समय में समीकरण दे दिया, क्या दे दिया? संवेग और समय में समीकरण, और तुमसे बल पूछा, तो अगर तुम F बराबर dp बटा dt करोगे तो इससे कैसा बल मिलेगा? इससे ताक्षणिक, अरे ताक्षणिक के बारे में हमने पढ़ा था, बल ज्ञात होगा। ताक्षणिक मतलब उस क्षण पर बल ज्ञात होगा, जिस क्षण पर आप डीपी बटा डीटी करोगे। क्या बोले जा रहा है ये इंसान? अजीब अजीब सा। ये इंसान वही बोल रहा है जो इसने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, और ये इंसान वही बोल रहा है जो इसने पहले चैप्टर में न्यूमेरिकल करवाए थे। ठीक है, मैंने आपको डीवी बटा डीटी अगर त्वरण है, dx बटा dt वेग है, तो उससे मैंने आपको सिखाया था ताक्षणिक होता है। और इसी प्रकार से अगर हमें डेल्टा के टर्म्स में लिखे, वेग में संवेग में परिवर्तन बटा समय करें हम, तो ये एवरेज होता है, या हम इसे औसत बल नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? औसत बल। क्लियर है कहानी, है ना? तो ऐसे ये दो और इंपॉर्टेंट बातें जो हमें पता होनी चाहिए। ताक्षणिक और औसत मतलब क्या होता है? ताक्षणिक मतलब उसी क्षण पर हमने अवकलन करा और टाइम का मान रखा तो ताक्षणिक मिलता है। और औसत में क्या होता है? औसत में संवेग में परिवर्तन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बटा डेल्टा टी, है ना? अरे कैसा समझा था हमने इसे, है ना? ये समझेंगे फाइनल संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटा डेल्टा टी, यही हमारा बल होगा। क्लियर है? छोटी छोटी सी बातें बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। आपको सब कुछ जो मैंने स्क्रीन पे बताया अभी वो ध्यान होना चाहिए। चलो रे भैया, हम तो आगे बढ़े, क्वेश्चन करे आए। पहला सवाल आपके सामने। सवाल कह रहा है कि यहां पर एक बल F बराबर, ये बल दिया हुआ है, बल का एक समीकरण दिया हुआ है 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप। इसने बता दिया, ओहो बल तो सदिश राशि होता है। हाँ, हमें पता था। फिर बोला है कि वस्तु में इतना त्वरण उत्पन्न करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए, है ना? वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। देखो, अब सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि हमें दिया क्या क्या है। सर हमें बल दिया है, बहुत ही बढ़िया बात, 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप बल दे दिया उसने। वाह भाई वाह। ये बल किस रूप में दिया है? यह सदिश रूप में दिया है। अच्छा, और क्या दिया है? सर हमें दिया है त्वरण। तो त्वरण आई कैप जे कैप में दिया है क्या? आई कैप जे कैप में त्वरण दिया है क्या? नहीं सर। कुछ भी पता है क्या? कुछ भी नहीं पता। तो ये त्वरण का क्या दिया है हमें? सर यह त्वरण का, ये जो हमें दिया गया है, यह त्वरण का परिमाण लिख देते हैं हम यहाँ पे। त्वरण का परिमाण दिया गया है। त्वरण का परिमाण कितना दिया है? √2 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। त्वरण का परिमाण दिया है √2 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग दिया है। अब क्या करेंगे हम? सर बहुत मुश्किल है जीवन में। अब हमें निकालने का है, क्या निकालने का है? अपन को निकालना है द्रव्यमान। तो सर F बराबर ma पता है हमें, वही लगेगा क्योंकि त्वरण दिया, बल दिया है। लेकिन चक्कर यह है कि जब हम F बराबर ma लगाते हैं बेटा, F बराबर ma लगाते हैं, तो अगर इसको सदिश रूप में लिखना हो तो इसको भी सदिश रूप में लिखना पड़ेगा। लेकिन इसका सदिश रूप नहीं पता, इसका परिमाण नहीं पता, तो या तो इसका सदिश रूप ज्ञात कर ले। नहीं ज्ञात कर सकता, क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं आई कैप है, जे कैप है, कहां है, कुछ नहीं पता। लेकिन इसका परिमाण जरूर ज्ञात कर सकता हूं मैं। तो यहां पे मैं चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं। देख, एफ का परिमाण लिखूंगा तो वहां पे त्वरण का भी परिमाण अपने आप आ जाएगा, है ना? और या यहां पे इसको सदिश रूप में लिखूंगा तो इसको भी सदिश रूप में लिखना अनिवार्य है।
अरे तभी तो बात बना पाओगे, वरना क्या करोगे, यहाँ पे आई कैप जेकब लिख दोगे, ये यहाँ पे आई कैप जेकब नहीं लिख पाओगे, तो कैसे ये वेरीफाई होंगी दोनों चीजें। अरे समझ रहे हो मेरी भावनाओं को। तो यहां पर एफ का परिमाण क्या होगा, वर्गमूल 6 का वर्ग प्लस -8 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग। करा सा लग रहा है ये तो। हाँ, ये होगा 36 प्लस 64 प्लस 100, तो ये हो गया 200। या मैं से चाहूं तो 10√2 न्यूटन लिख सकता हूं। कैसे हो गया, ये 100 था, 100 में से वर्गमूल में से 10 बाहर ले लिए, √2 अंदर बचेगा, तो बल कितना आएगा, बल आएगा 10√2 न्यूटन बराबर द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान दिया ही नहीं है, त्वरण √2 दिया है, तो ये √2 ने √2 को मार दिया, 10 किलो हमारे पास द्रव्यमान आ गया। एकदम बढ़िया सा, छोटा सा, खूबसूरत सा, प्यारा सा सवाल। 10 न्यूटन हमारे पास द्रव्यमान आ गया। क्लियर है कहानी। चलो भैया आगे बढ़ते, एक और सवाल लेते हैं हम। हमें बोला है कि अब यहां पर प्रारंभ में स्थिर है ना, प्रारंभ में स्थिर है, ये रुका हुआ है, 3 गुणा 10⁻7 द्रव्यमान के एक जहाज को 5 गुणा 10⁻4 न्यूटन का बल लगाकर 3 मीटर तक खींचा जाता है। अगर घर्षण नगण्य है तो जहाज की चाल बताइए। खतरनाक भैया, खतरनाक सवाल है ना। अब हमें थोड़ा से ट्विस्ट मिल रहे हैं। क्या क्या दिया है पहले तो ये लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या ज्ञात है हमें। सर हमें ज्ञात है द्रव्यमान, द्रव्यमान है सर बहुत भारी है। हाँ भाई जहाज है, 3 गुणा 10⁻7 किलो का जहाज है, और उस पर बल जो लगाया गया है, बल लगाया गया है 5 गुणा 10⁻4 न्यूटन का बल लगाया है, और हमें विस्थापन दिया है इसका। वाह भाई वाह, विस्थापन दिया है 3 मीटर, और हमें वेग, अंतिम वेग ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, F बराबर ma दिखता है हमें, F दिया है, m दिया है, a नहीं दिया है, तो F बराबर ma से हम पहले त्वरण ज्ञात कर लेंगे, और अगर त्वरण ज्ञात हो गया तो आगे हमारा पहले चैप्टर का सवाल बन जाएगा भी है ना। कैसे, त्वरण पता रहेगा, विस्थापन पता रहेगा, अंतिम वेग निकालना है। त्वरण पता रहेगा, विस्थापन पता रहेगा, और अंतिम वेग निकालना है। ना तो समय दिया है, ना तो समय पूछा है, मतलब गति का तीसरा समीकरण लगा सकते हैं। ठीक है, एक बार हल करके देखते हैं। सॉल्यूशन शुरू किया जाए। F बराबर ma, F का मान है सर जी 5 गुणा 10⁻4 बराबर द्रव्यमान 3 गुणा 10⁻7 गुणा a, तो ये नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 10⁻4 बटे में 3 गुणा 10⁻7। ये त्वरण आ गया। मत सॉल्व कर, यही रहने दे, मत हिलाए उसे, है ना। अगर तुम्हारा मन कर रहा है नहीं सर हम तो बहुत भले मानुस है, तो इसको ऐसा लिख सकते हो, ये 0 कट जाएंगे और 10⁻3 जीरो बचेंगे, ऊपर 7 नीचे 7 जीरो, ऊपर 4 जीरो, तो 10⁻3 जीरो बचेंगे। तो यहां से त्वरण आ गया है 5/3 गुणा 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही लिख दिया, तुम 10⁻3 नीचे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास त्वरण आ चुका है, विस्थापन पता है, अंतिम वेग निकालना है, तो क्या करा जाए भैया, बोलो बालक क्या करा जाए। सर हम लगा लेते हैं गति का तीसरा समीकरण, तो v² बराबर u² प्लस 2as, तो प्रारंभिक वेग 0। क्या सर, अरे बोला ना भैया स्थिर है, लिख ले भैया लिख ले, और ना भी 2 बैठे हैं, वो बोलेंगे सर आप 0 कैसे रख देते हो। ऐसे रख देता हूं क्योंकि मुझे हिंदी भी पढ़ते आती है, मुझे इंग्लिश भी आती है ना, और मैं उसे समझ भी सकता हूं। ओहो, तो सर खतरनाक गुण हो गए इस दुनिया में। v² बराबर, बताओ भैया क्या होगा, 2 × a कितना है सर, a आया 5/3 गुणा 10⁻³ गुणा विस्थापन 3 दिया हुआ है, तो ये 3 ने 3 को मार दिया। अब देखो भैया, ये 5 × 2 10 हो गया, बटे में 10⁻3 को नीचे ले जाओ ताकि थोड़ा सा आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। लिख सकते हैं ना ऐसा, तो 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया, तो ये वेग का वर्ग था।
तो वेग क्या आ गया? वेग आ गया सर वर्गमूल 1/100, या मैं चाहूं तो 1/10 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं। 1/10 मीटर पर सेकंड या 0.1 मीटर पर सेकंड वेग आ जाएगा। ठीक है, 0.1 मीटर प्रति सेकंड से गाड़ी, वो जो जहाज है इतना भयंकर भारी, वो चलेगा ना, इतना बल लगा, इतना ज्यादा द्रव्यमान, तो खसकेगा। 0.1 क्या हुआ ऐसा, बस इतना सा चला। ठीक है, तो ये ऐसा जहाज चलना शुरू कर देगा। तो बढ़िया सा सवाल। चलो और सवाल करते हैं। आज हम सारे सवाल करेंगे न्यूटन की गति के दूसरे द्वितीय नियम पे। बहुत सारे सवाल आते हैं, हमें सवाल करते बनने चाहिए। अगला सवाल देखो क्या बोला है। घर्षण रहित क्षैतिज तल पर रखे हुए 5 किलो द्रव्यमान के ब्लॉक पर 50 न्यूटन का बल चित्र अनुसार लगाया जाता है, तो ब्लॉक का त्वरण ज्ञात कीजिए। ओहो ओहो, अब आ गया मजा जिंदगी में। ओहो, हमें यहाँ पर जो बल दिया गया है वो 50 न्यूटन दिया गया है ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो हमें त्वरण तो F बराबर एम से पता चलेगा सर। अब बल लगा रहे हैं ऐसे, तो क्या ये जमीन के अंदर धंस जाएगा? नहीं सर, ऐसा तो खसकेगा। 0.1 क्या हुआ ऐसा, बस इतना सा चला। ठीक है, तो ये ऐसा जहाज चलना शुरू कर देगा। तो बढ़िया सा सवाल। चलो और सवाल करते हैं। आज हम सारे सवाल करेंगे न्यूटन की गति के दूसरे द्वितीय नियम पे। बहुत सारे सवाल आते हैं, हमें सवाल करते बनने चाहिए। अगला सवाल देखो क्या बोला है। घर्षण रहित क्षैतिज तल पर रखे हुए 5 किलो द्रव्यमान के ब्लॉक पर 50 न्यूटन का बल चित्र अनुसार लगाया जाता है, तो ब्लॉक का त्वरण ज्ञात कीजिए। ओहो ओहो, अब आ गया मजा जिंदगी में। ओहो, हमें यहाँ पर जो बल दिया गया है वो 50 न्यूटन दिया गया है ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो हमें त्वरण तो F बराबर एम से पता चलेगा सर। अब बल लगा रहे हैं ऐसे, तो क्या ये जमीन के अंदर धंस जाएगा? नहीं सर, ऐसा तो नहीं था कि एक डब्बा मैंने उसको ऐसा धक्का लगा तो जमीन के अंदर ही चले गया, ऐसा थोड़ी ना होगा। वो ऐसा बल लगाने पर सर ऐसा आगे चलेगा, तो आगे चलेगा मतलब अब मैं इसे हल तो कर ही नहीं सकता हूं, इम्पॉसिबल है मेरे लिए। छोड़ दो, अगला सवाल देखते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, कर पाएंगे कर पाएंगे कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे सोचो सर। हम बल को सदिश रूप में जरूर लिख सकते हैं, बल को सदिश रूप में जरूर लिख सकते हैं, है ना। मैंने आपको क्या सिखाया, जब भी ये कोई भी एक ऐसी बल या कोई भी सदिश भौतिक राशि किसी कोण पर आ जाए तो उसके क्या कर सकते हैं, घटक। क्या करेंगे, घटक। तो इसका एक घटक नीचे की तरफ और एक घटक इस तरफ। इधर वाला घटक जो होगा वो x दिशा में होगा और इधर वाला जो घटक होगा वो y दिशा में होगा। ठीक है, तो इधर वाला जो घटक है वो कितना है, कितना है, तो सर x दिशा में, x दिशा में, या मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं कि सर ये जो बल है उसके दो घटक होंगे, तो Fx जो होगा, Fx कैसे बन गया, F का x घटक, तो ये हो जाएगा F साइन थीटा। या आप चाहो तो इसे भी ऐसा भी लिख सकते थे, F बराबर होगा F साइन थीटा आई कैप प्लस F कॉस थीटा जे कैप। ओहो, कैसे हो गया, क्योंकि जिसके साथ घटक होता है, जिसके साथ घटक होता है वह कॉस में होता है। और एक और मजेदार बात, ये माइनस जे कैप होगा। क्यों माइनस जे कैप होगा, अरे भैया नीचे है एक इधर है, दो घटक। अच्छा, अब इनमें से हमको समझना है कि कौन सा बल वास्तविकता में गति कराएगा। तो सर जो y दिशा का बल है वो तो गति नहीं करवाने वाला, y दिशा का बल गति करवाने वाला नहीं है भैया। y दिशा का बल क्यों नहीं गति करवाएगा, क्यों नहीं गति करवाएगा y दिशा का बल, सोचोगे सर। y दिशा का बल इसलिए नहीं गति करवा रहा है क्योंकि ये तो बल नीचे लग रहा है, अभी नीचे तो ना जाएगा, ये तो इस दिशा में बढ़ेगा, ये इस दिशा में बढ़ेगा। तो
अब अगर हमें x दिशा में विस्थापन या x दिशा में त्वरण निकालना है, क्योंकि y दिशा में त्वरण क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे बल नीचे लगाओगे तो यहाँ पे ये जो यहाँ पर जो तल है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल, कक्षा 90 में तो पढ़ा है ना, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ दे देगा, है ना। अब ऐसा तो ना होता है धक्का लगा नीचे कूद जाएगा। मुझे अमेरिका जाना है, मैं भारत देश में बैठे बैठे 4 बार जोर से कूदूंगा, ज़ुइंग करके अमेरिका निकल जाऊंगा। अब ऐसा थोड़ी ना होता है, थोड़ा गड्ढा थोड़ी ना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये नीचे तो नहीं जाएगा, ये आगे जाएगा। तो इसे गति किस दिशा में होगी, तो यह भी कॉमन सेंस से समझा हमने कि गति x दिशा में होगी। तो यहां पर मैं लिखूंगा Fx बराबर m इंटू ax। क्यों x कर दिया, क्योंकि यह x दिशा का त्वरण है। तो यहां पर Fx क्या हो जाएगा, Fx बराबर हो जाएगा सर f साइन थीटा बराबर m इंटू a x। ऐसा थीटा बेटा तो ही नहीं तो f कितना है, f है 50 साइन 60 बराबर होगा m इंटू ax। तो जब 50 साइन 60 होता है √3/2 बराबर होगा 5ax। 5 को नीचे ले जाओ, फिर हो जाएगा 50 √3/2 बटा 5 बराबर हो गया ax। ध्यान से देखना मैंने इतनी मेहनत क्यों करी, क्योंकि 5 गुणा 2 10 होता है, तो ये 0 से 0 आसानी से कट जाएगा। तो 5 √3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कॉपी पे पेन चला ले, एक बार सॉल्व कर ले, खुद कभी कुछ करने की आदत डाल ले। 5 √3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा ax के बराबर। क्लियर है कहानी, है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चलो एक और सवाल पे सवाल। 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले ब्लॉक, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। 5 किलो, नया सवाल है क्योंकि 5 किलो द्रव्यमान वाला ब्लॉक घर्षण रहित तल पर रखा है। पानी की एक धारा 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ब्लॉक से टकराती है। धारा की प्रवाह दर 3 किलो प्रति सेकंड है, तब ब्लॉक का त्वरण ज्ञात कीजिए। ब्लॉक का त्वरण ज्ञात कीजिए। ओहो, पहले तो क्या दिया है ये तो समझ ले भैया, खतरनाक ही सवाल है ये तो। क्या क्या दिया है हमें, पानी की धारा के बारे में दिया, पानी की धारा। अच्छा देख, पानी की धारा वाला एग्जांपल मैंने तुझे कहा दिया था सर, पानी की धारा वाला एग्जांपल आपने दिया था जब F बराबर mdv बटा dt समझाया था। जो मेरे एग्जांपल होते वो सवालों से ही बनते, या मेरे एग्जांपल से ही सवाल बनेंगे, ध्यान रखना हमेशा। तो मैंने तुझे सिखाया था F बराबर mdv बटा dt। तो mdv बटा dt किस लिए सिखाया था, पानी के लिए। क्योंकि पानी बहता है तो वो नियत वेग से बह सकता है, उसका द्रव्यमान आगे जाके परिवर्तित, क्यों ऐसा गया टकरा गया, उसका द्रव्यमान फैल गया। ठीक है, तो पानी की जो धारा है उसके लिए हमें दिया गया है, वेग दिया गया है 4 मीटर पर सेकंड। और ये क्या दिया है, ये पहली बार मैं अपने जीवन में देख रहा हूं। पानी की धारा की प्रवाह दर, है ना। तो धारा की, अब सब पता नहीं सर तो लिखना पड़ेगा, धारा की प्रवाह दर। तो अभी प्रवाह दर मतलब क्या होता है, मतलब किस दर से मतलब समय के सापेक्ष कैसा पानी बह रहा है। तो अब ये मुझे कैसा पता चलेगा, देख प्रवाह दर आयतन की भी हो सकती है, द्रव्यमान की भी हो सकती है। वैसे 99% केसेस में हम केवल द्रव्यमान की, आगे चल के भी प्रवाह दर द्रव्यमान की ही देंगे। प्रवाह मतलब बहना, बहने की दर, कितना पानी हर एक सेकंड में बहकर जा रहा है पाइप में से। तो उसने दिया हुआ 3 किलो प्रति सेकंड। अगर मैं ध्यान से समझूं और तुमसे पूछूं कि अगर मुझे dm बटा dt लिखना है कहीं पर, देख अगर तुझे समझ में नहीं आती है ना कोई सी चीज, तो हम उसके आगे उसका मात्रक क्या दिया उससे भी पकड़ सकते हैं। ये ट्रिक होती है ना, कि हमें पता है, हम पता ही नहीं चल रहा सर ये क्या दिया है, हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो उसके आगे जो मात्रक है ना उससे काम सेट कर ले।
मात्रक क्या दिया देख बार सर, मात्रक दिया हुआ है केजी प्रति सेकंड। तो अगर केजी प्रति सेकंड मात्रक दिया हुआ है बेटा, केजी प्रति सेकंड मात्रक दिया हुआ है, तो मतलब ये हो गया द्रव्यमान बटा समय। तो ये दिया हुआ है 3 केजी प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा डीएम बटा dt हो गया 3 केजी प्रति सेकंड, एकदम आसानी से। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। तो अब क्या करें हम आगे, अब हमें डीएम बटा dt 3 केजी पर सेकंड दिया, वेग दिया हुआ है। अच्छा, मतलब मैं बल निकाल सकता हूं। तो एक सवाल को फिर से पढ़ना पड़ेगा। 5 किलो वाले द्रव्यमान ब्लॉक घर्षण तल पर रखा गया है, पानी की एक दर, मतलब देख ऐसा हो रहा है कुल मिला के, ये एक ब्लॉक है 5 किलो का, इस पे यहाँ पर एक पाइप से पानी मारा जा रहा है और इसमें से पानी बाहर आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और जो प्रवाह दर है पानी की, वो डीएम बटा dt जो है वो 3 किलो प्रति सेकंड है। क्लियर है? मतलब यहां पर पानी जब इस पे जाके टकराएगा तो पानी कितना बल लगाएगा। तो जब भी हमें पानी का बल कैलकुलेट करना हो, या ऐसी चीजें जो बह रही हो, जो गिर रही हो, जो ढूल रही हो, जो निकल रही हो, है ना, तो उसके लिए लिख ले कॉपी में, जब भी प्रवाह दर का बल, है ना, प्रवाह दर का बल लिख ले प्रवाह से बल, या जब हम रॉकेट से जो ईंधन निकल रहा है उसके कारण बल, ये जब भी ऐसे बल की बात करेंगे तो हम dm बटा dt इंटू v से करेंगे, क्योंकि अब ये बह रहा है, dm बटा dt दिया हुआ है। तो यहां पर जो बल आएगा बेटा, ये बल आएगा m dv बटा dt, और यहां पर m का मान कितना दिया हुआ है, अरे v लिखा ना वहां पे, हाँ, v dm बटा dt से आएगा। तो v का मान दिया हुआ है 4, dm बटा dt कितना दिया हुआ है 3, तो ये हो गया 12 न्यूटन। तो अब ये 12 न्यूटन का बल लगेगा ब्लॉक पर। तो ब्लॉक का त्वरण पूछा है, तो सर ब्लॉक पर बल, अब हमें पता चल गया कि कैसे आगे हल करना है। हमें पता चला ब्लॉक पर बल, ब्लॉक पर बल जो आया है वो 12 न्यूटन का आया है। तो ब्लॉक पर बल अगर 12 न्यूटन का आया है तो हम यहां पर लिख सकते हैं सर कि बल ब्लॉक पर होगा F बराबर ma। देख, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। एक ही सवाल में ऐसा सवाल ढूंढ कर लाया हूं मैं तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से कि एक ही सवाल में v dm बटा dt और F बराबर ma दोनों लग गया। तो यहां पर हमें बल कितना, बल पहले निकाला ये v dm बटा dt से, क्योंकि पानी बह रहा था उसने बल लगाया 12 न्यूटन का, और वो जाके लगेगा पिंड पर, ब्लॉक पर, जिसका द्रव्यमान है 5 किलो, उसका त्वरण है a, कि वो है उस पर बल लगेगा तो भागेगा। तो यहां पर ये a त्वरण से आगे भागेगा, तो यहां पर ये आ जाएगा 12 बटा 5। पीछे मत हट, ध्यान से समझ मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं। तो 2 बटा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण आ गया। ऐसे ही सवाल नीट में आएंगे, ये नीट स्पेशल क्वेश्चन है, ऐसे सवाल नीट में बहुत बार पहले भी आ चुके हैं। क्लियर है बेटा? तो बहुत ही खूबसूरत सा सवाल। इसी प्रकार का एक और सवाल करवा रहा हूं, अगर समझ नहीं आया पिछला सवाल तो एक बार फिर से पीछे जाकर देख लो भैया। इसी प्रकार का एक और बढ़िया सवाल हम कर रहे हैं, धातु के 2 किलो के ब्लॉक जो कि घर्षण रहित तल पर विराम अवस्था में है, पानी की धारा, देख फिर से वैसा ही सवाल लेकर आया हूं, पानी की धारा 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ब्लॉक से टकराती है, तो ब्लॉक का प्रारंभिक त्वरण बताना है। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, केवल प्रैक्टिस के लिए। तो फिर से कर देते फटाफट हम एक बार सॉल्व। क्या दिया हुआ है सर, यहां पर एक ब्लॉक है, एक बार बना देते हैं। एक ब्लॉक है, 2 किलो का ब्लॉक है, और यहाँ पे पानी बह रहा है, इसके ऊपर लग रहा है दूर पानी लगा। तो यहाँ पर कितनी वेग से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। जल्दी से स्क्रीन पॉज करके आंसर बताओ कमांडोस। ये बल पानी ब्लॉक पर लगाएगा,
अच्छा तुम्हें डाउट तो नहीं हो रहा ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक मतलब डब्बा है ना, एक ऐसा ब्लॉक, जैसे देखो यहाँ पर ये मेरे पास एक ब्लॉक है ना, तो ये ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक पर ऐसा पानी से पानी होगा, तो पानी से फेंका तो ये बल लगेगा, आगे गिर जाएगा। ठीक है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो ब्लॉक मतलब डब्बा मान लो एक, है ना, उसमें कुछ सामान वामान रखा होगा 2 किलो का। तो ये त्वरण कितना हो जाएगा बताओ भैया? वेग कितना है? वेग 5 मीटर पर सेकंड। डीएम बटा dt कितना है? 1, जो कि 5 न्यूटन का बल लग रहा है, और ब्लॉक का जो द्रव्यमान है वो 2 किलो है। तो फिर से करेंगे ब्लॉक के लिए F बराबर ma, तो यहां पर ये 5 न्यूटन इक्वल्स टू ब्लॉक का द्रव्यमान है 2 किलो और उसका त्वरण, तो त्वरण जो होता है वो 5/2 होता है या 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है कहानी? तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और उसी के जैसा बहुत ही सुंदर सा सवाल हमने प्रैक्टिस किया। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और हम अब इस पे एक आधा आखिरी सवाल ले लेते हैं, है ना। आज मतलब हमने बेसिकली बहुत सारे सवाल डिस्कस किया ना, तो एक आखिरी सवाल इसी टॉपिक पर। बढ़िया सवाल है, हमें बोला है कि 0.2 किलो की गेंद दीवार पर 35 डिग्री के कोण पर 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराती है। यदि गेंद आपतन दिशा से 90 डिग्री के कोण पर परिवर्तित होती है तो गेंद के संवेग में परिवर्तन की गणना कीजिए, है ना। हमें केवल संवेग में परिवर्तन बताना और कुछ नहीं। और क्या हो सकता था आगे वो भी बताऊंगा, पहले इस डायग्राम से समझते। देखो हमने पहले एक ऐसा सवाल कर रखा कि सर ये गेंद गई टकराई, ये जाके टकराई, तो इसका संवेग में परिवर्तन हम निकाले थे पिछली क्लास में। अब यहां पर ये नया क्या है ये समझते हैं। देखो यहां पर एक गेंद जो है वह गेंद, पता है मुझे दीवार ऐसी होती है लेकिन फिर भी मैं जानबूझ के ऐसी बना रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो। ये एक गेंद है वो यहां पर आई, टकराई और ये चली गई। तो बोला है कि यह गेंद जो है वो दीवार से 45 डिग्री कोण पर टकरा रही है। ठीक है, ऐसी आई, कितने वेग से आई पता नहीं, यू बोल दिया हमने। क्या बोल दिया बेटा? यू वेग बोल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बोला 25 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ टकराती है, यू का मान 25 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। फिर तो साथ ही साथ बोला है कि यहां पर आपतन कोण से 90 डिग्री, मतलब ये आपतन जो है वह आपतन की दिशा से 90 डिग्री का कोण, मतलब कि यहां से ये 90 डिग्री का कोण, ये पूरा कोण 90 डिग्री दिया हुआ है, तो बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का कोण बनाकर चली गई। जाने वाली को कौन रोक सकता है? उसे जाना था वो चली गई, मैं क्या करूं उसमें। तो गेंद का संवेग में परिवर्तन, तो देखो बेटा चक्कर मालूम है क्या है तुम्हें, यहां पर ये द्विविमीय है ना। तो यहां पर अगर यह गेंद ये टकराई और टकराकर, अभी हमें बोला नहीं कि ऐसे हम मानते ही है कि हम ये प्रत्यास्थ टक्कर मानते हैं, तो जितने वेग से गई है मतलब जिससे से टकराई है उतने से ही आगे भी जाएगी, तो ये यू से ही आगे जाएगी। अब चक्कर क्या है यहाँ पर, हमें यह प्रारंभिक कंडीशन है, ये टक्कर के पहले और टक्कर के बाद। तो प्रारंभिक कंडीशन जो है टक्कर के पहले, उसमें हमें उस कंडीशन में हमें संवेग लिखना होगा, तभी तो परिवर्तन बता पाएंगे। तो P इनिशियल जब हम लिखेंगे, है ना बेटा, तो देखो ध्यान से, अब इसे हम सीधे नहीं लिख सकते, अब हमें इसे करना पड़ेगा x में और y में। तो मैं इसके करने जा रहा हूं फिर से घटक ही घटक। क्यों घटक करने जा रहा हूं मैं, है ना, अब इसको यू ही लिख देते हैं। क्यों घटक करने जा रहा हूं? क्योंकि मुझे नहीं पता, अरे यार ये ऐसे जा रही है तो ये सदिश रूप में लिखना पड़ेगा ना इसे, तो मुझे नहीं पता इसका x में क्या है, y में, क्योंकि मुझे पहले मैं ऐसा हल नहीं कर सकता भैया चीजों। तो अगर ये कोण 45 डिग्री बेटा तो ये वाला कोण भी 45 डिग्री, सारे कोण 45 ही, आसान ही सवाल हमने लिया है अभी तो। ठीक है, तो अगर ये कोण 45
45 डिग्री है तो ये वाला जो होगा वो u cos 45 घटक हो जाएगा। ये वाला u cos या ये वाला भी देख, सारे ही कोण 45 डिग्री है, इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये वाला ले, ये वाला 45 कर ले, क्यों? क्योंकि सारे ही 45 डिग्री है भैया। ये 90 डिग्री पूरा, तो 45 ये 45 यहाँ पर भी ऐसा घटक करूंगा मैं यहाँ पर, तो ये भी 45 ये भी 45, सारे ही कोण 45 डिग्री है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पर u के घटक कर रहे हैं, u इनिशियल, तो ये हो जाएगा u cos 45 लिखूं और इसे u sin 45 लिख दूं। देख कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से मैं बोल रहा हूं, क्यों कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर? क्योंकि 45 डिग्री का कोण है, तो साइन हो cos हो वैल्यू सेम ही आएगी। ऐसे ही इधर वाले का फिर से मैंने 45 डिग्री बोल दिया, ये 45 तो ये भी 45, तो ये हो जाएगा u sin 45 और ये हो जाएगा u cos 45। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं प्रारंभिक संवेग को देखूं तो गेंद इधर आ रही है, तो x घटक है इसका u sin 45 i कैप प्लस u cos 45 माइनस j कैप। ध्यान से देखो, u sin 45 i कैप, u cos 45 माइनस j कैप, क्यों? क्योंकि नीचे जा रहा है। अच्छा, तो इसको क्या लिख सकते हैं सर? इसे हम लिख सकते हैं u बटा √2 i कैप प्लस u प्लस की जगह माइनस कर दो, क्या ज्यादा अच्छा रखेगा, माइनस u बटा √2 cos 45 sin 45 का मान 1 बटा √2 i कैप। ऐसे ही अंतिम संवेग की अगर हम चर्चा करें टक्कर के बाद में, तो ये हो जाएगा u sin 45 i कैप प्लस u cos 45 j कैप। देखो यहीं से मैं तुम्हें एक बात का एहसास करवा देता हूं कि देख ध्यान से कि इसमें x दिशा का संवेग परिवर्तन नहीं हुआ है। x दिशा में जो संवेग था वही संवेग है, सिर्फ y दिशा में भी नहीं हुआ। बहुत ही मूर्खता भरी बात, वाह भैया वाह, इतने तेजस्वी लोग हो तुम, y दिशा का क्यों नहीं परिवर्तन हुआ? या माइनस, ये है माइनस j कैप और ये है प्लस j कैप। तो ध्यान रखना हमेशा कि जब भी गेंद किसी भी कोण पर दीवार से टकराए तो उसमें दीवार के समांतर घटक में कभी परिवर्तन नहीं होता, ना तो वेग के ना तो संवेग में। दीवार के लंबवत घटक में ही परिवर्तन होता है, लंबवत घटक में ही परिवर्तन होगा, क्योंकि गेंद आ रही थी साहब, जा रही है, तो इस दिशा में परिवर्तन होगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं, u बटा √2 i कैप प्लस u बटा √2 j कैप। तो अगर मैं संवेग में परिवर्तन लिखूंगा बेटा तो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा u बटा √2 i कैप प्लस u बटा √2 j कैप माइनस इनिशियल है u बटा √2 i कैप माइनस u बटा √2 j कैप। तो देखो यार, इसको जब हम खोलेंगे तो जब u बटा √2 i कैप प्लस u बटा √2 j कैप माइनस u बटा √2 i कैप प्लस u बटा √2 j कैप, माइनस माइनस को मैंने प्लस कर दिया, ट्विंग टिंग ट्विंग टिंग ट्विंग ट्विंग ट्विंग। तो बेटे ये दोनों जुड़ चुकेंगे और हो जाएगा 2 गुणा u बटा √2 j कैप। ओहो, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है अभी तो जीवन में। तो पकड़ लिया मैंने, वरना वैसे 2-4 ने भी पकड़ लिया होगा, अभी 2-3 को तो समझ नहीं आया होगा। तो क्या कर रहा है अभी? मैं नहीं बता रहा मैं क्या कर रहा हूं। यहाँ पर बेटा एक छोटी सी गड़बड़ हो गई थी, हमने m छोड़ दिया था। अरे संवेग होता है वेग गुणा द्रव्यमान, है ना। मैं भावनाओं में बह गया और मैंने वेग में, क्योंकि वास्तविकता में जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है, ध्यान सुनना मेरी बात को, जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है वो वेग में परिवर्तन की बदौलत ही हो रहा है ना। द्रव्यमान में थोड़ी ना परिवर्तन हो रहा है,
वेग में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन संवेग में परिवर्तन उसने पूछा है, तो हम यहाँ पे द्रव्यमान का गुणा तो करेंगे ही करेंगे। क्लियर है बेटा? तो वही बस हर जगह एम 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 मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे उम्मीद है शायद एक दो ने तो पकड़ लिया होगा, सर आपने एम छोड़ दिया, संवेग होता है एम गुणा वेग। तो इसके लिए बॉटम लाइन हम क्या लिख सकते हैं, है ना? अभी हम इसको पूरा सॉल्व भी कर देते हैं अगले पेज पे जाके। पहले जो संवेग में परिवर्तन हुआ सर वो हुआ द्रव्यमान। फिर से लिख देता हूं वो जो वहां पे लिखा हुआ बेटा, यहां पर ये दोनों कट जाएंगे बेटा, तो √2 बचाएंगे, तो जाएगा m√2u √2mu j कैप। मतलब देख संवेग में परिवर्तन हुआ है जे कैप में, मतलब दीवार ने बल भी लगाया होगा जे कैप में। क्यों? क्योंकि न्यूटन की गति का दूसरा नियम यही तो कहता है जिस दिशा में संवेग में परिवर्तन होगा उस दिशा में बल लगेगा। और ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि अगर गेंद यहाँ पर टकराई और टकरा कर वापस ऊपर गई है तो यहाँ पर बल इस दिशा में लगा हुआ, तभी तो गेंद वापस ऊपर गई है। आया मजा जिंदगी का। देखो भैया m का मान दिया था और u का मान दिया था, तो दिया हुआ √2 गुणा 0.2 इंटू u का मान है 25। इन सबको गुणा कर देते एक बार, ये हो जाएगा। देखो इसमें से आप चाहो तो 25 इंटू 0.2 करोगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि 25 गुणा 2 होता है बेटा 50, और ये हो जाएगा 5√2 kg मीटर प्रति सेकंड। यह है संवेग में परिवर्तन और यह है जे कैप में। तो आप एक बॉटम लाइन लिख लो आज के लिए बस कि सर जब भी बॉल या जब भी गेंद दीवार से किसी भी कोण पर, किसी भी मतलब कोण 90 डिग्री भी हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है ना? 0 डिग्री पे से टकराएगी नहीं, 90 डिग्री पे टकराएगी। अरे यार 0 डिग्री में दीवार के समांतर गेंद फेंक देगा तो टकराएगी कैसे? 90 डिग्री दीवार के लंबवत गेंद को फेंक सकते हो, है ना? जब भी गेंद दीवार से किसी भी कोण पर टकराती है तब दीवार सदैव अपने लंबवत ही बल लगाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि गेंद का संवेग में परिवर्तन केवल दीवार की लंबवत दिशा, लंबवत मतलब बेटा परपेंडिकुलर, में ही होता है। दीवार के समान संवेग, गेंद का संवेग, गेंद का संवेग या वेग भी लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि संवेग से ही या वेग से ही संवेग है। अरे वेग में परिवर्तन हो तभी तो संवेग में परिवर्तन हो रहा है। तो दीवार के समान गेंद का संवेग या वेग परिवर्तित नहीं होता है या समान रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट सा एसपी स्टार पॉइंट, ये कहीं नहीं लिखा मिलेगा आपको, लेकिन इससे गेंद दीवार वाले सवाल आराम से हल हो जाएंगे। सोचना ही नहीं है भैया, दीवार के लंबवत ही हमेशा परिवर्तन होगा। ऐसा फेंका नहीं सर, ऐसी दीवार होती तो, अरे ऐसी होती तो दीवार के लंबवत दिशा में ऐसी गेंद जाती है, टकरा के ऊपर जाती, इस दिशा में ही परिवर्तन होता। हमसे यहां पर वो बल भी पूछ सकता था। यदि बल पूछा जाता, यदि बल पूछते तो क्या करते सर? F बराबर होता है डेल्टा P बटा डेल्टा T। हमने डेल्टा P निकाल लिया है, तो यहां पर बल में हमें समय देते तो समय से भाग दे देते, और हम यहां पर बल कितना लगा रही है दीवार, जैसे 0.1 सेकंड के लिए टकराई तो 0.1 सेकंड का भाग दे देते, आंसर आ जाता। इतना बल दीवार लगाती। क्लियर है बेटा? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत सा सवाल हमने डिस्कस कर लिया।
ठीक है बेटा, चलो तो अब 2 से 3 सवाल लेते हैं क्विज के रूप में, जल्दी से इनके जवाब बताओ, फिर हम अब अगली क्लास में मिलेंगे। चलो भैया, तो क्विज का पहला सवाल आपके सामने, आसान सा सवाल है, जैसे हमने पढ़ा उसी पर आधारित सवाल। पहला सवाल आपके सामने, पहला का त्वरण दिया है तो त्वरण से बल निकालो, फिर वही बल दूसरे पे लगाओ और दूसरे का त्वरण निकाल लो। चलो भैया, टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, यहां पर पहले वाला हमें दिया हुआ है 4 किलो का और दूसरे वाला 5 किलो का, तो एक 4 किलो का द्रव्यमान है और एक 5 किलो का द्रव्यमान है, ठीक है। फिर बोला है कि इनमें समान बल, तो एफ इस पे भी लगाया है, एफ इस पे भी लगाया है। इसका त्वरण कितना आएगा? 2 गया है। इसका त्वरण पता नहीं है, तो इसे A2 बोल देते हैं, है ना, या इसे A1 बोल दो, इसे A2 बोल दो, है ना। ये F है, ये भी F है, ये M1 है, ये M2 है, ठीक है। तो F बराबर MA होता है सर, तो F बराबर M1 A1 लिखेंगे इसके लिए, और इसके लिए लिखेंगे F बराबर M2 A2। क्यों? क्योंकि दोनों में F समान है। तो यहां पर हो जाएगा सर 4 गुणा 2, ये F के बराबर है, और इसमें F कितना है? इसमें F है सर 5 गुणा A2, है ना। चाहो तो इसे 2 गुणा 4 8 कर वहां पर रख दो, या दोनों को बराबर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 2 बराबर 5 इंटू A2, तो देखो बेटा 8/5 A2, तो 8/5 A2, 8/5 मतलब 8/5 कितना हो गया? ये जल्दी से बताओ भैया, 8/5, तो सर 8/5 हो जाएगा 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये A2 या दूसरे वाले का त्वरण आ गया, 1.6 सही जवाब होगा। क्लियर है बेटा? आसान सा सवाल। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ, जल्दी से इसका जवाब बताओ। आपको चाल में परिवर्तन दिया है, मतलब वेग में परिवर्तन निकाल सकते हैं, समय दिया है, उससे त्वरण आ जाएगा और बल से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। दिशा का ध्यान रखना, 10 से आ रही थी, विपरीत दिशा में गई है तो -4 से जाएगी, -2 से जाएगी, बटे में समय। चलो बेटा, हम जवाब जानते हैं इस बढ़िया से सवाल का। सवाल क्या कह रहा है? सर द्रव्यमान जो है वो 10 किलो का है, 10 किलो का, एक मेरे पास मास है, एक मेरे पास द्रव्यमान है। फिर बोला ये नियत वेग 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो मान के चलो यह इस दिशा में चल रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड से। फिर बोला है कि ये गया, दीवार से टकराया, है ना, गति कर रहा है ना। फिर इस वस्तु पर एक नियत बल 4 सेकंड तक, अच्छा 1 सेकंड, 4 सेकंड तक एक नियत बल लगाया गया, दीवार से नहीं टकराया है ना। 4 सेकंड तक एक नियत बल लगाया है जिससे इसकी चाल विपरीत दिशा में 2 मीटर पर सेकंड होगी। मतलब कि एक बल इस तरफ लग रहा था, तब ये गया होगा और अब ये विपरीत दिशा में आने लगा, तो अब इसकी चाल कितनी हो गई है? 2 मीटर पर सेकंड हो गई है। तो बेटा अगर इसमें प्रारंभिक वेग 10 बोल रहे तो अंतिम वेग -2 बोलना पड़ेगा, क्योंकि जा रहा था, देख ऐसा कुछ हुआ, ये पिंड जा रहा था, उसमें विपरीत दिशा में एक बल लग रहा है, सो खींच रहा है, आ जाओ, तो वो क्या होगा? अब ऐसे अचानक से तो नहीं आएगा, जाएगा, रुकेगा और फिर लौट कर आने लगेगा। तो कब तक लगा? जब तक इसका वेग -2 हो गया, क्या चाल विपरीत दिशा में 2 मीटर पर सेकंड होगी। तो यहां पर त्वरण क्या लिख पाएंगे हम? त्वरण लिखना है तो सर प्रारंभिक वेग जो है वह है 10, अंतिम वेग जो है वो -2 है। मैं त्वरण क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मुझे बल निकालना, तो बल निकालने के लिए त्वरण निकालना पड़ेगा। या आप संवेग में परिवर्तन बटा समय से भी कर सकते हैं ना। ये प्रारंभिक संवेग लिख लो, इससे अंतिम संवेग लिख लो, m × v से बटा समय कर दो, बात बराबर ही है, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, अभी मैंने त्वरण बोला इसलिए हम त्वरण से कर देते हैं। समय हमें बोला गया 4 सेकंड, तो बल निकालना है, F बराबर ma होता है ना। तो यहां से बल निकालना है तो m और a का मान निकालो पहले तो m का मान तो पता है सर
ए हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। तो v होगा -2, u होगा -10 अपॉन में t समय होगा 4 सेकेंड। तो बेटा ये कितना हो गया सर? ये हो गया -12/4 या इसे मैं -3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूं। ये त्वरण आ गया, उठा के रख दो, बल का मान आ जाएगा। तो F कितना है सर? अच्छा 10। यहां पर 10 का हमारे पास 10 किलो का द्रव्यमान है। क्लियर है कहानी, है ना? तो 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, -2 से जा रहा है, तो इसलिए हमने कर दिया -12/4। ये हो गया 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यहां से फिर अब हम क्या लिख पाएंगे? हम त्वरण का मान, अच्छा त्वरण का मान उत्पन्न, तो उत्पन्न त्वरण का मान आ गया है हमारे पास। उत्पन्न त्वरण का मान सीधे आ चुका है -3 मीटर प्रति सेकंड, है ना? अगर हमसे बल पूछता तो बल भी निकाल देते हैं हम m इंटू ए करके। पूछा नहीं है, एडिशनल बात बता रहा हूं। तो यहां पर हो जाएगा 10 इंटू -3, मतलब कितना हो गया? -30 न्यूटन का बल लगता। ठीक, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा गया वो भी आना चाहिए, और क्या पूछा जा सकता था हमसे वो भी पता होना चाहिए, तभी हम नीट के लिए बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। हर एक ऑप्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना? अब जैसे ये तो न्यूमेरिकल है, लेकिन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होता तो हर एक ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए कि क्या सही क्या गलत। चलो बेटा, आखिरी सवाल लेते हैं आज की क्लास का, जल्दी से इसका जवाब बताओ। इसी प्रकार का एक और बढ़िया सवाल हमें बोला है कि यहां पर 0.5 kg प्रति सेकंड की दर से द्रव्यमान गिर रहा है। तो कौन सा सूत्र लगाना है ये सोचो बस। जल्दी से फटाफट इसका जवाब बताओ। चलो बेटा, टाइम अप। आसान सा सवाल है। इसमें देखो हमें क्या बोला गया है? एक वाहन पट्टिका। इसका मतलब क्या हुआ सर? वाहक पट्टिका मतलब वाहन नहीं, वाहक है। वाहक पट्टिका मतलब जैसे मैंने आपको समझाया था कि ये एक बेल्ट लगा हुआ है ना, और ये घिरनी पर से बेल्ट निकलकर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो वाहन पट्टिका है इस पर 0.5 किलो प्रति सेकंड की दर से, मतलब ये dm/dt हो गया, इस दर से द्रव्यमान गिरता है। अब बोला है पट्टिका का वेग जो है वो 2 मीटर प्रति सेकंड है। पट्टिका का वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है, और ये नियत वेग रहना है। कितना क्या रहना है भैया? 2 मीटर पर सेकंड नियत वेग रहना है। तो इसको चलाए रखने के लिए आवश्यक बल कितना होगा? तो बल कैसे निकालेंगे? बल हो जाएगा सर F बराबर ma होता है। लेकिन ये वाला सूत्र नहीं लगेगा। अब क्यों? क्योंकि त्वरण वाली बात नहीं है। यह क्या भैया? ये द्रव्यमान समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो F बराबर dm/dt इंटू v वाला सूत्र लगेगा। यह सूत्र केवल 3 से 4 जगहों पे लगता है। पहले कहाँ लगा था हमने? पहले कहाँ देखा था हमने ये? सर पहली बार में हमने देखा था कि यह जो सूत्र है पहली बार में हमने देखा था कि सर यह सूत्र कहाँ लग रहा था? जहां पर हमारे पास अगर द्रव्यमान नियत दर से गिर रहा है, या पाइप में से पानी बाहर आ रहा है, या तीसरा केस देखेंगे रॉकेट वाला, कि जब रॉकेट ऊपर जा रहा है तो उसमें से जब उसके आसपास, है ना, उसके आसपास जो उसका ईंधन है ना, तो ईंधन जो बाहर आएगा, जो धुआं बन के बाहर आएगा, उससे रॉकेट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो वो वाले इसमें भी हम यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे आसानी से हो गया भैया, dm/dt दिया हुआ हमें 0.5 गुणा वेग कितना दिया हुआ है? 2। तो इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन। क्लियर है? तो ये हमारा सही जवाब आ गया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। आज की क्लास में 1 मिनट रिवीजन में ऐसा कुछ खास है नहीं। आज हमने न्यूटन का द्वितीय नियम देखा, बस इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट बातें देखी, बाकी सारे क्वेश्चन ही करे हमने। कि न्यूटन का गति का द्वितीय नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर जो है वह समानुपाती होगी बाह्य बल की, है ना। या किसी भी वस्तु पर अगर बाह्य बल F लग रहा है तो उसमें
एफ जो होगा वो समानुपाती होगा संवेग में परिवर्तन की दर के। अब संवेग में परिवर्तन की दर जो होगी बेटा उसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। व्यापक रूप एक बार लिख के बता देता हूं आपको। यहां पर इसे लिख सकते हैं एफ बराबर डी एम वी, ठीक है, और यह बराबर होगा एफ, इसमें हमने गुणा रूल लगा सकते हैं तो जगह एम डीवी बटा dt प्लस वी डीएम बटा dt, ठीक है। अब अगर मेरे पास वेग नियत है, v नियत है, तो वेग नियत है तो मैं कौन सा वाला सूत्र लगाऊंगा? मैं हमेशा सूत्र लगाऊंगा f बराबर v dm बटा dt। और अगर मेरे पास m नियत है, m मतलब द्रव्यमान नियत है, तो अगर द्रव्यमान नियत है तो यह हो जाएगा f बराबर m dv बटा dt। क्यों? क्योंकि dm बटा dt शून्य हो जाएगा, dm बटा dt क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो अब यहां पर से हमने इसे लिख दिया था f बराबर ma। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा सूत्र है जो हमें पता होना चाहिए। और एक दो इंपॉर्टेंट सी बातें जो देखी थी सर की f बराबर dp बटा dt होता है, तो इससे हमने देखा था कि अगर मेरे पास एक pt ग्राफ होगा, कैसा ग्राफ होगा? pt ग्राफ। तो pt ग्राफ की ढाल हमें क्या देगी? pt ग्राफ की ढाल बल देगी, और ft ग्राफ का क्षेत्रफल संवेग में परिवर्तन देगा। क्लियर है बेटा? तो इसी प्रकार के और सवालों और एक नए कंसेप्ट के साथ हम मिलेंगे अगली क्लास में। तो हर बार की तरह बेटा आपको होमवर्क ऐप में ही मिल जाएगा। अगली क्लास में हम मिलेंगे जिसमें हम आवेग और न्यूटन की गति का तृतीय नियम पढ़ेंगे। तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।